In the previous lecture, we have learned what is the basic scientific reason behind a charge. We have discussed that what is charge. चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक्चुअली में किसी भी मैटर का वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कि उसके पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम चार्ज और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं कि चार्ज एक्चुअली में ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे डिफाइन हुई, हम इनके ऊपर जो है सो बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हम लगभग देखते हैं कि 600 बीसी के आसपास जो है सो ग्रीक में डिस्कवर की गई थी। ग्रीक के लोगों ने डिस्कवर किया था 600 बीसी के टाइम में। चार्ज को कैसे डिस्कवर किया था? तो इन्होंने क्या किया कि एक एम्बर लिया और उस एम्बर पे वूल से रब किया, और एम्बर पे वूल से रब करने के बाद इन्होंने क्या पाया कि ये जो एम्बर है अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये एम्बर अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आज के टाइम में हम इसी चीज को कहते हैं कि ये जो एम्बर है इसने क्या कर लिया, इसने चार्ज एक्वायर कर लिया। इसने चार्ज एक्वायर कर लिया। अब यहीं से जो वर्ड इलेक्ट्रिक है, तो वर्ड इलेक्ट्रिक का जेनेसिस भी कुछ इसी तरीके से है कि वर्ड इलेक्ट्रिक जो है सो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से डिराइव हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, जिसका कि मतलब ही होता है एम्बर। अब फर्दर हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक रॉड्स हैं, इस प्लास्टिक रॉड्स के ऊपर अगर हम किसी फर से रब करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो प्लास्टिक रॉड्स हैं इनके ऊपर जब हम फर से रब करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मान लो दो रॉड्स हैं और इन दोनों रड्स के ऊपर जो है सो फर से हमने रब किया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों रड्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यानी कि इन रॉड्स के ऊपर अब कुछ चार्ज एक्वायर हो गया है। फिर फर्दर जब कोई हम ग्लास रॉड्स लेते हैं और उसके ऊपर जो है सो सिल्क से रब करते हैं, तो फिर हम वही देखते हैं कि ये दो ग्लास रॉड्स जो है सो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से एक प्लास्टिक रॉड ले लें और यहाँ से एक ग्लास रॉड ले लें, ये प्लास्टिक रॉड है और ये ग्लास रॉड है, जब हम इन दोनों को आपस में आमने सामने रखेंगे तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब फर से रब किया प्लास्टिक रॉड्स के ऊपर तो ये दो रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उसके बाद जब सिल्क से ग्लास रॉड्स के ऊपर रब किया तो ये दो ग्लास रॉड आपस में रिपेल कर रहे हैं। फिर अब ये दो अलग अलग तरीके के रॉड्स ले लिए, एक प्लास्टिक वाले रॉड्स और एक ये ग्लास वाले रॉड्स, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, बाद में जाके ये डिसाइड किया गया कि जो चार्ज होता है, ये दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो है सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑलमोस्ट 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी में जाके जो है सो ये चीजें बताई कि जो चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्लास्टिक रॉड और सिल्क जो है इनके ऊपर क्या थे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे, और वहीं पे ग्लास रॉड और जो फर है उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर जो है सो पॉजिटिव चार्ज था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो दो चार्ज हैं वो क्या करेंगे, जो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन वहीं पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट, चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो बेसिकली चार्ज क्या दिखाता है? चार्ज दिखाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। हमने देखा यहाँ पे कि चार्ज को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज हमारा क्या होता है, वो कंजर्व्ड होता है। यानी कि
किसी भी क्लोज सिस्टम में जो अलजेब्राइक सम है सारे चार्जेस की, वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है किसी भी सिस्टम में वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज हमारा इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारा इनवेरिएंट होता है। क्या मतलब है इस बात का कि चार्ज इनवेरिएंट होता है? तो चार्ज इनवेरिएंट होता है इसका मतलब है कि चार्ज जो है सो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब चार्ज किसी भी बॉडी का स्पीड कुछ भी हो, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा उसके स्पीड के वेरी करने से। अब नेक्स्ट चीज हमारा है कि जो चार्ज होता है अगर वो एक्सेलरेटेड है, तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो अगर हमारा किसी भी बॉडी का जिसके ऊपर की चार्ज है, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो चार्ज है हमारा वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। दूसरा क्या केस है कि चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी अगर हमारा कांस्टेंट है, तो जो चार्ज है वो प्रोड्यूस करेगा, स्लाइट मिस्टेक हो गया, कि इस केस में जब हमारा वेलोसिटी जीरो है, तो इस केस में जो हमारा चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इस केस में ये जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रेडिएशन नहीं देखने को मिलता है, यहां भी रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या है कि टी हमारा वेरी कर रहा है, टाइम हमारा वेरी कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा, साथ में रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे। तो अब तक जो हमने पढ़ा है चार्ज के ऊपर, उसके बेसिस पे जो है सो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी। कि अगर कोई एक बॉडी है, ऐसे यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है, इसमें से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो है सो रिमूव हो रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, वो दूसरे बॉडी पे एक्वायर हो रहा है, इस बॉडी पे एक्वायर हो रहा है। तो इस बॉडी पे जब ये एक्वायर हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इस बॉडी पे टोटल चार्ज 1 कूलम एक्वायर होने में, अगर इस बॉडी से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रिलीज हो रहा है। तो इसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है हमारा, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसको कि हम यहाँ एन से डिनोट करेंगे, ये है क्वेश्चन में दिया हुआ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब हमारा टारगेट क्या है कि 1 कूलम चार्ज एक्वायर करवाना दूसरे बॉडी पे। तो सबसे पहले तो एक सेकेंड का हम निकाल लेते हैं कि एक सेकेंड में क्या हो रहा है। तो इन 1 सेकेंड हम देखते हैं कि Q इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो पीछे हमने पढ़ा, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। इससे हम निकालेंगे कि n कितना है हमारा, रेट 10 टू द पावर 9, और e कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि एक सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो एक सेकेंड में इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये 9 जो है सो हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10
कूलम पर सेकेंड। इतना चार्ज जो है सो 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। अब इतना चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है और हमें कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम चार्ज चाहिए। तो कितना टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, तो टाइम रिक्वायर्ड T इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल चार्ज है जितना हमें चाहिए 1 कूलम डिवाइडेड बाई क्यू, जो हमारा 1 सेकेंड में जा रहा है। तो 1 कूलम अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब इस ये टाइम हमारा रिक्वायर्ड होगा 1 कूलम चार्ज को दूसरे बॉडी पे एक्वायर करने में। तो इसको जो है सो, ये काफी लंबा टाइम है, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, काफी बड़ा यूनिट है। तो इसको जो है सो हम ईयर में चेंज कर देंगे, 6.25 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 आवर्स होते हैं और 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 198.18 ईयर के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो इतना टाइम लगेगा इस बॉडी से इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन अ न्यूट्रल स्फीयर, तो शब्दों पे ध्यान देना है कि न्यूट्रल स्फीयर है, 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो किसी भी न्यूट्रल स्फीयर पे इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इफ 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर 10% इलेक्ट्रॉन उसमें से हम उस न्यूट्रल स्फीयर में से रिमूव कर देते हैं, तो फिर कितना चार्ज बचेगा उस स्फीयर पे। तो एक स्फीयर है, इस पे से हम, ये न्यूट्रल स्फीयर है, इसके ऊपर, यानी कि न्यूट्रल स्फीयर का मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। इसमें से हम 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स जो है सो हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इतना इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। तो अगर इसमें से हम इसका 10% अगर हम रिमूव कर दिए, तो फिर जो है सो कितना चार्ज इसके ऊपर बचेगा। तो सबसे पहले तो 10% निकाल लेते हैं इसका, कि n इज इक्वल टू 10% ऑफ 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। तो 10/100 इंटू 5 इंटू 10⁻21, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है सो बेसिकली रिमूव हो गया, 10% का मतलब हुआ। 5 इंटू 10⁻21 में से अगर हम 10% निकाल दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब सिंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा कहीं से, तो नेगेटिव चार्ज जब वहां से किसी भी न्यूट्रल स्फीयर से रिमूव हो जाएगा, तो वहां पे उस स्फीयर पे क्या एक्वायर हो जाएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि Q इजकल टू प्लस एन इंटू ई लेंगे। तो Q इज इक्वल टू एन हमारे पास है 5 इंटू 10⁻20 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1.6, 8 इंटू 10⁻1 कूलम, मतलब लगभग, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 80 कूलम। तो हमारे पास जो चार्ज बचेगा स्फीयर पे वो कितना बचेगा, 80 कूलम के आसपास बचेगा। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ CO2। 100 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, मास ऑफ CO2 दिया हुआ है 100 ग्राम। अब मोलर मास निकालेंगे हम CO2 का, कि मोलर मास ऑफ CO2। तो मोलर मास ऑफ CO2 कैसे निकलता है भाई साहब, केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो C इज इक्वल टू कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है, और O इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल होता है। अब यहाँ पे एक C है और 2 O है, तो हम क्या करेंगे कि मोलर मास ऑफ CO2, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा
कितना, 44 ग्राम पर मोल। ये जो है सो मोलर मास हो जाएगा CO2 का। नेक्स्ट हमें पता है कि हमारा एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो अब निकालना है कि इलेक्ट्रॉन एक CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे। 100 ग्राम्स में तो हम चलो बाद में निकालेंगे, पहले निकालते हैं कि एक CO2 अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो 1 CO2 मॉलिक्यूल्स में कि इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सी में जो है सो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओ में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम CO2 का निकालेंगे तो 6 प्लस 2 इंटू 8, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक CO2 मॉलिक्यूल्स में। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है हमें, कि इसमें यही पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ CO2। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा हमारा m बाई कैपिटल M। तो m दिया हुआ है क्वेश्चन में 100, और ये दिया हुआ है ये आया हमारा 44। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, 2.7, 2 पॉइंट नहीं, जस्ट अ मिनट, 2.2727 आ जाएगा, 2727 मोल्स। अब नेक्स्ट है कि 2.2727 मोल्स हमारा आ गया। अब नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा n इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि नंबर, ये जो है सो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा आया है 2.2727 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा आएगा 1.368 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 100 ग्राम CO2 में 1.368 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब अब निकालेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनटू 1.368 इंटू 10⁻24 इंटू जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इंटू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल्स में, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, और एक इलेक्ट्रॉन में, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में हमने यहाँ पे निकाला है कि 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आंसर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.011 इन 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा है कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड इंड्यूस चार्ज। कंडक्टर, इंसुलेटर्स तो हम सब जानते होंगे कि कंडक्टर्स किसको कहते हैं, कि वैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली मूव करने देता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और वैसे मटेरियल जो कि इजीली परमिट नहीं करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये चीजें हमें पता है। उसके बाद आता है कि इंड्यूस्ड चार्जेस या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है। इंड्यूस्ड चार्जेस या चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो वैसा मेथड जिसमें कि हम क्या करते हैं कि किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं बिना उसको टच किए हुए, बिना उसको टच किए हुए हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दे रहे हैं। यानी कि एक चार्ज बॉडी हमारे पास है, उसको हम किसी दूसरे बॉडी के पास लेके जा रहे हैं और ये बॉडी भी चार्ज हो जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जो इस पे चार्ज आ जाता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इसको समझने के लिए हम
5 स्टेप्स में समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे कि एक हमारे पास मेटल बॉल है, एक इस तरीके का मेटल बॉल है, और इसको हमने खड़ा किया है एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ये जो मेटल बॉल है ये अनचार्ज है, ये मेटल बॉल अनचार्ज है। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि अनचार्ज है का क्या मतलब है? अनचार्ज है का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें जो है सो फ्रीली अवेलेबल हमारे पास चार्ज है, जो कि मतलब फ्रीली मूविंग चार्जेज अवेलेबल हैं, इक्वल नंबर ऑफ, न्यूट्रल है बेसिकली, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज इक्वल अमाउंट में अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसके पास जो है सो हम एक रॉड लेके जा रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। ये रॉड हमारा है नेगेटिवली चार्ज। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज है, जब हम इसको लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि इसमें जो चार्जेस थे, हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड में अलाइन हो गए और जो नेगेटिव चार्जेज है वो इधर अलाइन हो गए। तो जो नेगेटिव चार्ज है इसने क्या किया, इसने नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर दिया दूसरे साइड जाने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम कर दे रहे हैं ग्राउंड, इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर दे रहे हैं। तो ग्राउंड करने के बाद क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स था, ये सब के सब कहाँ चले गए? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सो फ्लो होके ग्राउंड में आ गए। फिर हमने ये हटा दिया, ये जो हमने अर्थिंग किया इसको हमने हटा दिया। तो जब हम इसको हटा दिए तो अब क्या हो गया कि जो ग्राउंड है यहाँ पे, इस ग्राउंड में सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ गए, इस ग्राउंड में सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ गए। अब बच क्या गया यहाँ पे? अब बच गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया इस तरीके से। अब जब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अब हमने ये रॉड को भी रिमूव कर लिया यहाँ से, और जब ये रॉड भी यहाँ से रिमूव हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? ये इलेक्ट्रॉन्स खुद को रीअरेंज कर लिए। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें बच गए, इन्होंने क्या कर लिया? खुद को रीअरेंज कर लिया। और अब बॉल जो है सो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और इसके पास क्या बचा? सिर्फ नेट पॉजिटिव चार्ज बचा, नेट पॉजिटिव चार्ज बचा। तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। न्यूट्रल कब होता है? जब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, अनचार्ज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया? नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि हम एक अनचार्ज अनचार्ज मेटल बॉल के पास जब हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके गए, तो उसने क्या कर दिया कि इस अनचार्ज मेटल बॉल को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि चार्ज वाले केस में, कि चार्ज वाले केस में ऐसा हो गया। अब जब हमारे पास क्या नहीं होगा, जब हमारे पास हम देखते हैं कि जब इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल भी क्या करता है कि जब हम इसके पास कोई चार्ज लेके जाएंगे, इस इंसुलेटिंग मटेरियल के पास भी हम जब कोई चार्ज लेके जाएंगे, तो देखो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है जनरली, अगर हम देखें कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, तो कंडक्टर में क्या होता है कि जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्रीली मूविंग आयंस हम कह सकते हैं, वो जो है सो बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं। और इंसुलेटिंग मटेरियल्स में क्या होते हैं कि कम नंबर्स में होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चार्जेस तो यहाँ पे भी हैं, लेकिन वो फ्रीली परमिट नहीं करते हैं मूव करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम इसके पास जब हम चार्ज लेके जाते हैं, कोई पर्टिकुलर चार्ज जब हम इसके पास लेके जाते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल में, तो इसके अंदर जो चार्जेज अवेलेबल हैं वो भी खुद को जो है सो थोड़े बहुत शिफ्ट करते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, कि जो न्यूट्रल इंसुलेटर है वो एग्जर्ट करता है इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स किस पे के ऊपर? जब हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम देख सकते हो कि जब तुम ऐसे पेपर के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े ले लोगे और उसके पास तुम एक कॉम्ब, कंघी जिसको हम कहते हैं, ये लेके जाओगे, जिसको कि तुमने बाल पे रब किया है अभी, तो ये जो कॉम्ब हमारा है,
ये कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो हमारा पार्टिकल है, पेपर का कटा हुआ टुकड़े हैं, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, पेपर के कटे हुए ये टुकड़े हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके भी जो इनके अंदर में जो चार्जेज हैं वो भी थोड़े बहुत जो है सो शिफ्ट होते हैं कॉम से। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे भाई ये नेगेटिवली चार्ज है ये हमारा कॉम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड, नेगेटिव चार्ज इस साइड, ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। इस तरीके से ये खुद को अरेंज कर लेंगे, ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो वहीं पे अगर हम कोई दूसरा कॉम्ब लेके आते, ये दूसरा कॉम्ब है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो पेपर के मटेरियल्स होते हैं वो खुद को कैसे अरेंज करते हैं, ये जो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो खुद को इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ऐसे अरेंज कर लेंगे। तो ये ऐसा जो हो रहा है इसके पीछे का क्या रीजन है भाई? तो इसके पीछे हम देखते हैं कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट हमारा है वो क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है वैसे ऑब्जेक्ट पे जो कि खुद को चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो कि खुद में चार्ज नहीं है। तो ये जो इस तरह का जो इंटरेक्शन हम देखते हैं इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज इफेक्ट। ठीक है। अब ये जो इंसुलेटर होते हैं, तो इन इंसुलेटर में जो हम ये शिफ्टिंग ऑफ चार्ज देख रहे हैं, जो कि बेसिकली न्यूट्रल इंसुलेटर क्या हो रहा है कि वो अपने चार्जेस को शिफ्ट कर रहा है, किस वजह से, किसी नेगेटिव या पॉजिटिव जो बेसिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको अपने पास लाने से। इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट, इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं, ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और ये इंड्यूस चार्ज इफेक्ट हमने पीछे ये देखा, इधर इंड्यूस चार्ज इफेक्ट, और ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में भी जब चार्ज का बेसिक हम समझ रहे थे कि चार्ज का साइंटिफिक कंसेप्शन या इंसेप्शन क्या है, तो उसके पीछे हम देख उस समय जो है सो कुलम्स लॉ के बारे में थोड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। तो कुलम्स लॉ क्या है एक्चुअली? तो कुलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि कुलम्स लॉ क्या होता है कि अगर कोई एक चार्ज है, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो ये क्या कर रहा है, ये मान लो कि ये Q1 है चार्ज और ये Q2 है। तो Q1 जो Q2 के ऊपर लगा रहा है वो क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस तरीके से ये इसके ऊपर जो है सो फोर्स लगाएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, F1/2, वन के द्वारा किसके ऊपर, टू के ऊपर। और ये जो टू है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स 2/1। तो ये जो हमारा है कि फोर्स 1/2 हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि -F2/1, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये फोर्स कितना होगा। ये जो फोर्स कितना होगा इसी को हम किससे पता करते हैं, कूलम्ब्स लॉ से पता करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, ये कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये है Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में जो लगने वाले फोर्स होंगे, इनके बीच में जो लगने वाले फोर्स होंगे वो क्या हो जाएगा, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देन F को यहाँ पे जब हम एक साथ लेके आएंगे तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, K Q1 into Q2 by R स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब ये जो K है, ये K कितना होगा भाई? तो ये K जो है सो होता है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2/r²। और ये जो पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि जो के होता है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेट करके ऐसा लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 8.85 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास तब है जब हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस अवेलेबल है। अब अगर दो से ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे, या फिर बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेज हो जाए तब हम क्या करेंगे। ऐसे मान लो कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरीके से, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।